दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बर्थडे हिंदुस्तानी में। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज के बारे में। तो अनसीन पैसेज है जो हर क्लास, हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आता है। आप जो थर्ड क्लास से लेकर आपके 12th क्लास में अनसीन पैसेज कहीं ना कहीं जरूर आता है। अनसीन पैसेज तो आता ही है। अब पैसेज को आप सोल्व कैसे करते हो, सीन हो या अनसीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस आपके मानने की धारणा है और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी आपके ये आता है। अनसीन आता है मतलब सीन यानी क्या होता है, देखा हुआ। अनसीन यानी बिना देखा हुआ। ऐसा पैसेज जो आपने तो पढ़ा नहीं है, यानी कि मान लो आप भी 12th क्लास में हो तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो आपको मिल सकते हैं उन किताबों के, और मान लो आप 10th में हो तो आपको 11th 12th के मिल सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनसीन मतलब आप भी किताब पढ़ रहे हो आपकी 12th इंग्लिश की, उसमें जो अगला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो आपके लिए अनसीन ही तो होगा ना। आप उसको सॉल्व करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बस इसमें आप कुछ बातें होती है जो समझने लायक होती है, उनको समझ सकते हो तो आप आराम से पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। और आपके ये जो 12th बोर्ड में है, ये आपके 9 अंक का आता है, और बाकी 10th में आते हैं 5-5 नंबर के 2 आते हैं अनसीन, 4-4 नंबर के 2 सीन आते हैं। ऐसे करके 18 नंबर के हो जाते हैं। और भी कई क्लासों में 11th में 10 नंबर का, इस तरीके से आपके पैसे आते रहते। तो इनमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट इसको सोल्व कर सकता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। अब देखिए अनसीन पैसेज में आपको क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है, डर लगता है, सबसे बड़ा देखते हो। क्यों? आपको यदि कोई पैसेज में हिंदी में दे दो तो कैसा लगेगा आपको? जैसे मैं कह दूं कि श्री राम अयोध्या के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, वो राजा दशरथ के बेटे थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये सब बातें मैं आपको कह दूं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूं कि श्री राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, तो आप सिर्फ सिंपली आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। क्यों था? क्योंकि हिंदी आपको समझ में जल्दी आती है। क्यों? सीधी सी बात, हम भारतीय तो अपने को हिंदी जल्दी समझ में आएगी। लेकिन इंग्लिश में आपको डरने वाली बात नहीं है। आपको पैसेज को इतना बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप 4-5 उसमें पैराग्राफ देख लेते हो, फिर आपको लगता है ये पैसेज मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको जब पैसेज लिखते हो तो सबसे पहले लिखा होता है रीड पैसेज केयरफुली। हर पैसेज के ऊपर लिखा होता है। ऐसा कोई भी पैसेज आप उठा देख लो, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को है जो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, और कहीं आपको नोट्स वाले कहते हैं सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक बार सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और पैसेज को पढ़ना शुरू करो। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे मिलेगा तो आप उसमें आंसर अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि जो आंसर मिलने पहले अंडरलाइन कर लिया करो नंबर लगा के, उसके बाद आपको अपने हिसाब से लिखनी होती है। अब दूसरी बात है, आपको इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से समझना है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझे, तो बहुत सिंपल है। इंग्लिश को इंग्लिश में समझना बहुत आसान है। ऐसा होता है जैसे अब मैं कोई सेंटेंस दे दूं कि श्याम नॉज यूज ऑफ कंप्यूटर। अब आप देखिए ये आपके सामने सेंटेंस आ गया कि श्याम नो यूज ऑफ कंप्यूटर। अब आपको तो आती नहीं इंग्लिश, तो आपको मान लो श्याम को आपको लिखा श्याम लिख दिया, नो आपको पता है, जानता है, और इसको यूज ऑफ कंप्यूटर का आपको पता ही नहीं है। ऑफ का वो मान लो पता भी है तो यूज ऑफ कंप्यूटर आपको सीधा यही समझ लो कि कंप्यूटर का यूज। आपको नहीं आ रहा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर का यूज। अब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, श्याम कंप्यूटर का यूज जानता है। तो अब आपको क्या सिंपली क्वेश्चन पूछ ले, वो नोज यूज ऑफ कंप्यूटर।
ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो सिंपली आपने क्या किया, सिर्फ जितनी आपको हिंदी आ रही है उतनी निकाली, जरूर नहीं, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आप अर्थ निकालना शुरू कर दोगे ना, तो यहाँ पर आप इसका कंप्यूटर हिंदी अर्थ निकालना शुरू कर देते। आपको नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं वर्ड्स है, तो उनको कोई जरूरी नहीं है, आपको सब्जेक्ट या वर्ब में उनके अर्थ आने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया। तो इनके जो पीछे वर्ड्स होते हैं उनके अर्थ आप नहीं आ रहे तो आपको इतनी डरने वाली बात नहीं है, आपको इस तरीके से निकाल लेने। अब आपको सिंपल ये अर्थ निकल गया, श्याम कंप्यूटर का यूज जानता है। अब क्वेश्चन आपके सामने लिया गया, वो नो यूज ऑफ कंप्यूटर। अब आप इसको नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो कि इसका वो नो द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कौन है जो जानता है कंप्यूटर का यूज, तो आप लिख दोगे श्याम नो यूज ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से इंग्लिश को आपको इंग्लिश में समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपका क्वेश्चन है तो उनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है जो आपको सिंपल इंटरोगेटिव, यानी कि सामान्य रूप से जो प्रश्न होते हैं प्रश्नवाचक में आपको पूछे जाएंगे। नॉर्मली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जो WH वर्ड का यूज है उसका किया होगा, जो जिनका उत्तर कैसे देना मैं आपको आगे बता दूंगा। दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट, यानी कि समानार्थी शब्द किसी एक वर्ड का है, इसका मीन्स बताओ। तो आपको मीन्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो इससे सिमिलर वर्ड से, और ऑपोजिट यानी इसको विपरीत अर्थ वाला क्वेश्चन। थर्ड नंबर आपके जो क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं वो है टाइटल वाले। टाइटल आपको उसका पूछा जा सकता है, शीर्षक उसका क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ता है। फिर आपका जो है कोई आपको फ्रेज पूछा जाता है या फ्रेजल के बारे में पूछा जाता है, तो आपको कोई टॉप शॉर्ट लाइन दे दी 2-3 वर्ड्स की, मान लो कोई कथन वगैरह है तो आपको बोल दिया शॉर्ट, जो पूर्ण सेंटेंस भी नहीं है और 2-3 लाइनों का ऐसा कोई जो फ्रेजल है, तो उसमें आपको क्या करना, वाक्यांश, फ्रेजल यानी वाक्यांश है, तो आपको वाक्यांश को आप पूछ ले इस वाक्यांश का यहाँ क्यों यूज हुआ है, तो आपको पैसेज को थोड़ा मतलब जहां वो वाक्यांश यूज हुआ है उसके आसपास की लाइनें पढ़ के समझ के आपको आंसर लिखना होता है। अब ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दोनों, ये जो सिमिलर ऑपोजिट या टाइटल वाले, ये आपको क्या करना था, सबसे लास्ट में करने होते हैं। क्यों करने होते सबसे लास्ट में, इसलिए करने होते हैं कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आप ढूंढ लोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, धीरे धीरे आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपका पैसेज पूरा सोल्व हो जाएगा और आप पैसेज को पढ़ लोगे। जब आप पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको इनके किसी न किसी का अर्थ तो आपको सीधा निकल जाएगा, और आप ढंग से यदि कि जो कंपैरिजन या होता है या उसका अर्थ क्या होता है, ये जो आपका टॉपिक है ये कंपैरिजन, इसका अर्थ क्या होता है, समझना, अंडरस्टैंड। कंपैरिजन का अर्थ समझना। अब तो आपको पैसेज को समझना है, तो यदि आप ढंग से समझ लोगे तो आपको इनके अर्थ बीच में कहीं कहीं मिल जाएंगे, और आपको टाइटल भी समझ में आ जाएगा कि ये इसका केंद्रीय भाव क्या है, पैसेज किस बारे में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को अब उनकी एक एक लाइन जो जगह होती है उसको छोड़ देना, और फिर आप इनके आंसर लास्ट में जब पैसेज पूरा कर लो उसके बाद में ये लिख लेना। अब आपको जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप उसको पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में उसका मिल जाएगा। जो पैसेज में 2-3 पैराग्राफ दिए थे, तो उसमें फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में, इस तरीके सेकंड का भी फर्स्ट के जस्ट नीचे, फिर थर्ड का उसके नीचे, इस तरीके से लगभग कोई अपवाद होता अलग चीज है, बाकी लगभग पैसेज का रूल होता है कि सभी के आंसर है जो सीरियल वाइज या क्रम से आपको दिए होते हैं। फर्स्ट का आंसर आया उससे ऊपर कभी नहीं होगा, उसका सेकंड आंसर लगभग नीचे होगा, फिर उसके नीचे थर्ड का होगा, फिर उसके नीचे फोर्थ का होगा। तो इस तरीके से आप आराम से करना। तो आपको जो ध्यान रखने की बिंदु है इनका आपको थोड़ा ध्यान देना है। पैसेज को पढ़ने से पूर्व सभी प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। मैंने जो आपको स्टार्ट में ही कह दिया था
आप जब पैसेज पढ़ रहे हो तो उससे पहले सभी प्रश्नों का जो ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, अभी लिख ली तो आपको समझ में आ जाए। फिर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उसके केंद्रीय भाव को समझना चाहिए। अब आपको उसका केंद्रीय भाव यानी वो क्या कहना चाहता है वो आपको समझना है। यदि नहीं हो सके तो आपको पहला आंसर मिले तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आंसर करने कैसे वो ध्यान रखना। जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो उसके आसपास वाली पंक्तियों से समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है आपको एक वर्ड से आप उसको लेके बैठ रहे हो, इसका ये आंसर होगा, क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो मैंने आपको समझा था इंग्लिश को इंग्लिश में समझना चाहिए, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में समझकर आप उसका इंग्लिश में ही अर्थ निकाल दो। जैसे आपने निकाला था कि श्याम है जो श्याम जानता है यूज ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से। पुनः एक एक प्रश्न को पढ़कर उसके उत्तरों को रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित यानी होता है अंडरलाइन, उसको नीचे अंडरलाइन करना है। यानी कि आप जिस प्रश्न को पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से नंबर लगा रहे हो, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, इस तरीके से। तो आप भले वो नंबर लगा सकते हो, भले ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, ऐसे तो आप डिपेंड है। लेकिन एक एक प्रश्न को, पहला प्रश्न पढ़ा, उसके आंसर देखा, अंडरलाइन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसको आपने देखा, अंडरलाइन किया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, देखा, अंडरलाइन किया, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का। प्रश्न उत्तर का टेंस एक होना चाहिए, यानी जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं आपको प्रश्न पूछा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और आप उत्तर दे रहे हो सिंपल पास्ट में या प्रेजेंट कंटिन्यू में, इस तरीके से आपको आंसर नहीं देनी है। वोकेबुलरी के आंसर पैसेज का गहनता से अध्ययन कर निकालिए। अब एक बात तो ये है कि आप वोकेबुलरी का जो आंसर है आपको कैसे निकालना है कि आप पैसेज को पूरा पढ़ लोगे, लास्ट में करोगे तो आपको थोड़े बहुत आंसर मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको जरूरी है आपकी वोकेबुलरी मजबूत होनी। ब्रेकअप हो सकती है जब आप क्लासरूम में किताब पढ़ाते टाइम ध्यान देते हो। आप नॉर्मली 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में बैठे हैं सर तो कुछ नहीं, सर ने पाठ पढ़ा लिया, हिंदी समझाई, समझ में आ गई, हाँ, ऐसा नहीं करना। आपको हर एक वर्ड पे अंगुली रखनी है। तो जो मिस्टेक है आपको समझ नहीं आई, सर पूछे आपको आंसर बताना पूछना है, सर आंसर जैसे बताइए आप उसको अंडरलाइन करके उसका आंसर पेंसिल से या पेन से आप भी बॉक्स के अंदर लिख दो, तो आप उसको पाठ को आराम से पढ़ भी सकते हो और आपको लेसन जल्दी समझ में आएगा। और वो वोकेबुलरी है तो आपके यहाँ एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि वो वोकेबुलरी बहुत काम की होती है। और इसलिए जब और पैसेज में अनसीन पैसेज में आप सोल्व करो तो अपने बुक्स पे सोल्व करो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के टाइम भी वो काम आए। आप कोई पास बुक लेके बैठ जाते हो और उसकी अनसीन पैसेज को सोल्व करते हो। इससे बेहतर है कि अपने बुक को लो, उसमें पढ़ो पार्ट को, फिर अपने मन से बुक वाले क्वेश्चन है पीछे जी वगैरह उनको सोल्व करने की कोशिश करो, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ। किस तरीके से आपके जो है पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका आंसर पैसेज भी क्लियर हो जाएंगे। ये वोकेबुलरी वाला का ध्यान रखना और जितना हो सके आपकी वोकेबुलरी मजबूत करो, स्पेलिंग ज्यादा ज्यादा पढ़ो, याद करो, तो आपके लाइफ टाइम भी काम आएगी। और पार्ट में वगैरह ध्यान देना, चीजें जो आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से सोल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा टेंस का यूज वगैरह उसके बारे में। तो आपके टेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड वाले में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो किसी में वही सेम पैटर्न रहता है। डू डज डिड में क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा फर्क होता है। कि इंटरोगेटिव क्या होता है, डू हटाकर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू के साथ नॉट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज में डज हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस या ईएस आएगा। एस या ईएस का प्रयोग आपको पता ही है, और आपने बहुत सारी क्लास में पढ़ा होगा ऐसे एस का प्रयोग का करना है, किन किन के साथ एस का, किन के साथ एस का। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव डज के साथ नॉट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी एस या ईएस साथ में नहीं आएगा। अब डिड है, डिड को हटाकर वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में तो डिड के साथ नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, व्हाई डू दे कम हियर डेली, तो आपको इसका अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करनी है। सब्जेक्ट क्या इसका, दी, फिर डू आया है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है क्या, कहीं आपको नोट ऐसे नेवर वगैरह ऐसा कोई दिख रहा है जो नेगेटिव, जिसका अर्थ नेगेटिव हो, ना के हो, नहीं में हो, नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, सिर्फ इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव बोल दो, यानी सकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य है, तो इसमें डू हट जाएगा और क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर दे कम हियर
डेली, इस तरीके से। और उसको वाई है तो बिकॉज कंजक्शन जुड़ेंगे वो अलग चीजें। इस तरीके से सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, और जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इसमें मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जाती है, यहाँ हटा दी। अब यदि यह ऐसे कहता व्हाई डू दे नॉट कम, तो क्या होता, तो आपके कम ऐसे होता है डू नॉट कम एयर डेली, आगे दो आंसर। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव है तो डू के साथ नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू के साथ नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर नॉट आगे पीछे कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉट कहाँ है, दे के बाद, लेकिन आंसर में आते ही जस्ट डू के बाद आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और दे सबसे आगे आ जाएगा। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आगे आता है आंसर में। फिर डज में आए तो व्हाई डज ही नॉट कम हियर डेली, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ही से शुरू होगा, ही डज नॉट कम हियर डेली। अब डज के साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, डज के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म। ऐसा तो नॉट नहीं होता तो व्हाई डज ही कम हियर डेली, तो ही कम हियर डेली, डज नॉट नहीं आता। इस तरीके से डिड पूछ ले, व्हाई डिड ही कम हियर डेली, तो ही, और अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम, क्या होती है, कैम, तो कैम आ सकती है, यहाँ क्या आ जाएगा, कैम आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें नोट कहीं नहीं है तो क्या है, डिड हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड को हटा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसी तरीके से इसमें आपको दे दिया यहाँ पर ही नॉट कम हियर डेली, तो आपको क्या आ जाएगा, डिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, कम, तो कम का कम ही आएगा। इस तरीके से आप ध्यान देना, इन पैटर्न में थोड़ा सा आपको बदलाव हो सकता है, इनका थोड़ा ध्यान देना। अब क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, आंसर पैटर्न देखिए, पहले WH वर्ड होगा, WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो, या फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके साथ अदर वर्ड होगा, ये उसका पैटर्न रहेगा। और कहीं नोट है, नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है, यानी कि आप एक बार ये नोट कर लो यहाँ पर कि नोट सदैव मेन वर्ब से पहले यूज होता है, यानी इंटरमीडिएट नेगेटिव की बात आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना, नोट जो हमेशा का मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद दे नॉट गोइंग इस तरीके से आता है, आंसर में भी दे आर नॉट गोइंग, आंसर हो सही क्वेश्चन, नोट का उपयोग हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले होता है। तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट वर्ड जो भी यहाँ आ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। आंसर होगा, आंसर में पहले आपका सब्जेक्ट जो यहाँ होगा वो सब्जेक्ट सेम यहाँ आएगा, और लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर आपको किसी और के लिए यूज हुआ है तो आप वो पैसेज में ढूंढ कर निकाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पर लिखो ना, वेयर आर दे गोइंग, यहाँ दे किसके लिए हुआ है, वे, अब वे कौन है, मान लो वहां लिखा हुआ राम एंड श्याम इज टू फ्रेंड, दे आर गोइंग टू मार्केट, तो अब दे किसके लिए हुआ, राम एंड श्याम के लिए, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, राम एंड श्याम आर गोइंग, इस तरीके से आपका आंसर होगा। तो इस बात का थोड़ा सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है वो किसके लिए यूज हुआ है, यदि वो उसके बारे में स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है तो आपको यहाँ पर वो लिखा है, क्योंकि दे का प्रयोग आपको सिंपली आप आंसर ढूंढोगे तो आपको आंसर इसी तरीके से मिलेगा, वेयर आर राम एंड श्याम गोइंग, तो आप क्या करोगे, और आपको आंसर मिल रहा दे आर गोइंग, तब भी आपको सब्जेक्ट राम एंड श्याम ही रखना है, एक सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना। फिर सब्जेक्ट के बाद आप क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर वाज वर, जो आपको समझाई हुई है, उसके बारे में आपको आपने आज तक समझी होगी हर क्लास में टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है आपके, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है टोटल 11, और साथ में होती है मॉडल 30, तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको 10 टिप्स से आगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूंगा। ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी आएगी मेन वर्ब, उसके बाद आपका आंसर चलेगा, तो इस पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखना।
अभी मैं थोड़ा आपको हैप्पी वर्ब के बारे में बता देता हूँ। हैप्पी वर्ब के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो इसकी हम वीडियो पहले से हमारे बने हुए के बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको सिंपल समझा देता हूँ। डू का अर्थ होता है, जो यूज होता है डू से बनता है डू, डज और डिड। तीन चीजों का आपको ध्यान, डू, बी और हैव। इसमें डू से बनेगा डू, डज और डिड। बी से बनेगा इज, एम, आर, वॉज और वर। हैव से बनेगा हैज, हैव और हैड। ये आपकी जो कितनी हो गई, 11 है टोटल हेल्पिंग वर्ब हो गई। और साथ में होती है मॉडल्स। जो भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मॉडल्स का यूज होता है, या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या फिर मॉडल्स का यूज होगा। ये भी सहायक क्रिया है, विधि सूचक सहायक क्रिया है, स्पेशल किसी विशेष जगह पे काम आती है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, यूड टू, ऑट टू। ये जो आपकी है 13 है और टोटल मिला कितनी हो जाएगी 24। तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब होती है 24 होती है, उसमें से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है या प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो होती है 11 और मॉडल्स ऑक्सिलरी होती है 13, टोटल होती है 24। तो ये थोड़े आप याद रख लेना, आपके हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं से आपके टेंस बनते हैं, यहीं से आपके टेंस में काम आती है। ये सिंपल प्रेजेंट में, ये सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यू में, ये पास्ट कंटिन्यू में, ये आपके आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो पर्सनल सूचक शब्द होते हैं वो उनके आंसर के जो टिप्स होते हैं उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके वर्ड्स, उनका अर्थ, उत्तर के लिए क्या संकेत है। तो ये WHO वर्ड है, उनके बारे में हम सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। WHO हु यानी कौन या किसने, यानी कि आपको आंसर में क्या करना है, जब कभी प्रश्न हु से शुरू हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हु से, तो व्यक्ति का आपको नाम बताना है, नाम भी कहाँ लिखना, हु वाली जगह ही लिखना होता है। हु यानी किसका या किसकी या किसके, व्यक्ति या वस्तु का संबंध होता है आपसे, किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध होता है वो आपको बताना है कि वो पेन किसका है, तो उसको पेन से किसका संबंध है, किसी का नाम होगा ना, या वो किताब किसकी है, इस तरीके से। हुम किसे, किसको या किसका, व्यक्ति के बारे में बताना है। भाई मैंने इसे पेन दिया तो मैंने पेन किसको दिया, ये मार्कर किसको बेचा, तो उसका व्यक्ति का बताना है, जिसको हमने वस्तु दी है उसके संबंध में बताना होता है। विच यानी कौन सा या कौन सी। अब कौन सा कौन सी मीन्स क्या होगा, व्यक्ति या वस्तु या जीव के बारे में जानकारी दे। जैसे वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सी वस्तु है, या वो कौन सा जीव है। मान लो कहते आपको कि वो कौन सा व्यक्ति है जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है या फिर लगातार 10 घंटे पढ़ सकता है, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देनी है, वो व्यक्ति का नाम वगैरह बताना होता है। वर्ड का क्या या कौन सी, क्या विचार है या वस्तु या विचार के बारे में बताना है। भाई वो क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज पेन, तो वो पेन है, तो इसका मतलब वो क्या है, वस्तु या विचार, आपका क्या विचार है, व्हाट इज योर आइडिया। इस तरीके से जो कौन सा या क्या में आपका इसका प्रयोग हुआ, और सिर्फ वस्तु या विचार के बारे में बताना होता है। व्हाट मेड या व्हाट मेक्स आ जाए तो अब देखो व्हाट का ऐसा नहीं, स्टार्ट में व्हाट है, साथ में मेड लिखा है या मैक्स लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ होगा क्यों। तब आपको क्या होता है, कारण बताना होता है। जैसा वाई में आंसर दो वैसा ही आपको यहाँ आंसर देना होता है। व्हाट के साथ यदि कोई वस्तु का नाम है तब आपका सिंपली कौन सी होगा, और तब आपको वस्तु का नाम बताना होता है, भाई वो कौन सी वस्तु है। वेन का अर्थ कब और समय की जानकारी देनी है, भाई वो कब हुआ और उसका टाइम बताना होता है। और वेयर यानी कहाँ, और वहां जब वेयर आए तब स्थान की जानकारी देनी है, कहाँ पर हुआ है, स्थान के बारे में बताना होता है। वाई यानी क्यों, यानी कारण बताना है, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पहले आंसर लिख के फिर बिकॉज लिख के उसका आंसर देना होता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ वाले सेंटेंस होते हैं जो हाउ से स्टार्ट होते हैं और सूचक उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हाउ वाले शब्द है उनका कैसे होगा, तो आप हाउ आगे तो हाउ करते होगा कैसे, यानी कि वो कैसे हुआ, उसका तरीका है, हालत बतानी है, यानी आप कैसे हो तो आपने हालत कैसे उसके बारे में बताना है। लेकिन यदि कोई काम हुआ है तो वो कैसे हुआ, उसका तरीका बताना है, वो किस तरीके से हुआ है। हाउ मच यानी कितना या कितनी, वस्तु की मात्रा बतानी है, कीमत बतानी है, वस्तु की कितना मात्रा है, जैसे 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो वस्तु की जो आपको मात्रा बतानी है, अंशित वस्तु की मात्रा कितनी है या वस्तु की कीमत कितनी है वो बतानी है। ऐसे संख्या का कोई अंधेरा नहीं है। और हाउ मैनी का कहता है कितना है, कितने सेम होता है,
लेकिन इसमें वस्तु की संख्या बतानी पड़ती है, जितने 5 लीटर 5 किलो और जैसे भी, और यहाँ पर एक फिक्स मात्रा नहीं होती है, जो वस्तु की मात्रा होती है वही 1 क्विंटल वगैरह, उसमें फिक्स आपको पता नहीं चलता है। हाउ लॉन्ग, कब से कब तक, आपको अवधि बतानी है, समय बताना है, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, जो भी, या फिर आपको दिनांक बता दो, उस दिनांक से उस दिनांक तक। हाउ फार, कितनी दूर, आपको दूरी बतानी है, यहाँ से कितना दूर है। हाउ ओल्ड, कितना पुराना है, कितनी उम्र, आपकी उम्र बतानी है, तो व्यक्ति या वस्तु की जो उम्र होती है ना, कि वस्तु कितनी पुरानी है या व्यक्ति की कितनी उम्र है, इस तरीके से। हाउ ऑफन, कब से कब या कितनी बार, आपको उसकी बारंबारता बतानी है, आवृत्ति बतानी है, कितनी बार वापस हुआ है, सेम रिपीट हुआ है। जैसे अब इनमें आप ध्यान रखना, हाउ ऑफन है, हाउ ओल्ड है, हाउ फार है और हाउ लॉन्ग है। तो ये हो सकता है पास पास भी हो सकता है हाउ सबसे आगे हो और लॉन्ग फार ओल्ड और ओपन सेंटेंस में बीच में भी आया हुआ हो। तो थोड़ा सा इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। और अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे इसकी कंजक्शन वर्ड वगैरह किन किन में, तो दैट टाइम आपको किन कंजक्शन वर्ड वगैरह यूज करना है तो बता रहा हूँ। कुछ सेंटेंस जिसमें आपको क्या जोड़ना, कैसे जोड़ना है, इस तरीके से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हो, WH वर्ड को हटाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना चाहिए। यानी WH वर्ड हटा दोगे, फिर उसको पैटर्न के अनुसार, तो आपको मैंने क्वेश्चन आंसर का पैटर्न बताया उसके अनुसार बदल दोगे। अब वाई वाला दिया हुआ है, तो उसको आंसर के पैटर्न के अनुसार बनाने के बाद आप उसे बिकॉज से जोड़कर फिर आंसर लिखोगे। व्हाट है, तो उसको भी आप आंसर के पैटर्न के अनुसार सकारात्मक बनाओगे, फिर देर से जोड़ के आंसर लिखोगे। हाउ मेनी, हाउ मच है, तो उसका सेंटेंस शुरू होगा देयर से, फिर बीच में आपके जो आंसर वाला पैटर्न लगेगा, लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या आएगा, देयर आएगा। उसके बाद जो भी है कंजक्शन हो उससे तो लगा देना, नहीं तो सीधे शब्द लिख देना। हु वाले में बहुत सिंपल है, हु हटा दो, उसकी जगह किसी व्यक्ति का या आंसर जो भी है वो नाम लिख दो, आंसर लिख दो, फिर सेंटेंस सेम टू सेम आएगा। यानी कि हु है, हु की जगह जो सब्जेक्ट है या जो आंसर है वो कहाँ आएगा, हु की जगह। बाकी पीछे वाला पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है, सेंटेंस जो वाक्य है वो सेम वही वाक्य आपको लिखना है। वेयर या व्हेन या हु है तो इनको सकारात्मक बनाना है, फिर उचित कंजक्शन, देयर हो सकता है, देन हो सकता है, और भी कोई भी कंजक्शन हो सकता है, जोड़ के आंसर आपको लिखना होता है। बाकी वाले जितने भी है उसमें भी आपको सकारात्मक बनाना है, फिर कंजक्शन जोड़ना है, उसके बाद आंसर लिखना है। और ये बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक से, जो आप पढ़ रहे हो किताबें, उनसे करनी है, और कहीं से नहीं करनी है। अब कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, तो मैंने वाले बताया उनसे शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो उनका आंसर हमेशा आपके यस या नो में ही आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे मॉडल्स हो, उनसे शुरू हो रहा है क्वेश्चन, उनका आंसर हमेशा यस या नो में आएगा।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ये आपके अनसीन पैसेज हो या सीन पैसेज हो, ये आपके किसी तरीके का पैसेज हो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बाकी वाले जितने भी इंग्लिश की वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।